हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके साइंस का मिक्स प्रश्न। टोटल 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 80 क्वेश्चन में से 45 रहने वाला है। तो इसे रट्टा लगा लीजिएगा परीक्षा से पहले। तो साथियों, जैसा कि 27 मार्च सुबह के 8 बज रहे हैं, तो पहले दिन की शुरुआत हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। यदि दिन की शुरुआत अच्छे से हो जाए तो पूरी काम बहुत अच्छी तरीके से होता है। जो भी काम रुका रहता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा हो जाता है। तो जैसा कि कल 28 मार्च है, तो रेलवे ग्रुप डी के जितने भी एस्पिरेंट हैं इसी 28 मार्च का वेट करें, क्योंकि कल कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाएगा कि कौन इस बार एग्ज़ाम देंगे। केवल ITI पास वाले देंगे या दोनों देंगे या केवल 10वीं पास देंगे। कल पूरी तरह से फैसला आ जाएगा। तो देखते हैं क्या फैसला होता है। सभी स्टूडेंट इसी का वेट कर रहे हैं, अपनी तैयारी को एकदम छोड़ चुके हैं। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी तैयारी नहीं कर रहा है। जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग क्या होता है सब भूल चुके हैं। जितने भी रेलवे के एस्पिरेंट है, खासकर ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए, आप देख रहे होंगे, आप खुद ही चेक कर रहे होंगे साथी। तो जैसे ही इसकी फैसला आएगा, आपको लगभग 1 या 2 हफ्ते में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 का डेट भी देखने को मिल जाएगा। तो उससे पहले साथी आप अपने को प्रिपेयर कर ले। जीके में 20 क्वेश्चन, साइंस में 25 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से हल करना है। चाहे जब भी एग्ज़ाम डेट हो, आपको पहले उससे प्रिपेयर करना है। तो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ही मजबूत बना लीजिए। चाहे कहीं से सवाल आ जाए, आपको करना ही करना है, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड बहुत सख्त हो चुकी है ग्रुप डी एग्जाम 2025 को लेकर। आप देख रहे होंगे, इसमें घमासान युद्ध चल रही है मेरे भाई। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 6 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे लगातार क्लास हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर पाएँ आज की इस टोटल 80 क्वेश्चनों में से। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव में से एक नहीं है। यानी भारत में मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव में से एक नहीं है। देखिए, बैसाखी तो भाई फसल कटाई उत्सव में से एक है, लोहड़ी भी है, ओणम भी है, लेकिन दिवाली नहीं है। दिवाली तो ठंडी में आती है। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पे आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था? 1956 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 61 तक चला था। ये किस मॉडल पे आधारित था? महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। सेकंड का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 प्लेयर होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम ने प्रतिबंधित मताधिकार के साथ प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? तो किस अधिनियम ने प्रतिबंधित मताधिकार के साथ प्रत्यक्ष चुनाव की स्टार्ट की थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने। बी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था? बताइए, बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसका नया परिसर कहाँ पर स्थित है, जिसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था? तो भाई ये राजगीर में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था भूदान आंदोलन को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सितंबर की शुरुआत तक भारत के किन राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है? यानी सितंबर की जो शुरुआत है, भारत के जो उत्तर पश्चिमी राज्य हैं इनमें मानसूनों की क्या होती है? वापसी शुरू हो जाती है। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, उत्तर पश्चिमी। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है? तो विमान नहीं है। देखिए, हर्मिका है, वेदिका है, छत्र है, विमान जो कि स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 9,
केरोसिन और पेट्रोल के मिश्रण को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से पृथक किया जा सकता है? केरोसिन और पेट्रोल के मिलावटी को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से अलग किया जा सकता है? पृथक का मतलब अलग होता है, तो बताइए पृथक किया जा सकता है। तो याद रखिए ये प्रभाजी आसवन द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? तो ये दीन पनाह का निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। पंडित रविशंकर ने किस वाद्य यंत्र को विशेष रूप से पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया? पंडित रविशंकर ने किस वाद्य यंत्र को विशेष रूप से पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया था? तो सितार को। ऑप्शन है आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। डैश किसका चट्टानी गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है? तो किसका चट्टानी गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है? तो भाई एलोरा का जो है। ऑप्शन सी यहाँ से एलोरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। मृदा निर्माण के निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचयन को निर्धारित करता है? मृदा निर्माण के कौन सा कारक मृदा के संचयन को निर्धारित करता है? तो भाई ये राहत करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? दूसरा है, सातवां, 10वां या चौथा? तो आपको मालूम होगा 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु विपिन सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु विपिन सिंह को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा माउंट आबू में स्थित है? तो इनमें से कौन सा माउंट आबू में स्थित है? तो इनमें से जो माउंट आबू में स्थित है वो मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। 1651 में किस नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? तो बताइए 1651 में किस नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? तो ये हुगली नदी के तट पर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लेग बाई शब्द ये किस खेल से संबंधित है? लेग बाई शब्द ये किस खेल से संबंधित है? आप देखे होंगे क्रिकेट में लेग बाई बहुत होता है, तो भाई ये क्रिकेट खेल से संबंधित है लेग बाई शब्द। यहाँ से ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आपको मालूम होगा जो पूना समझौता हुआ था इसमें महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुआ था। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं, भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का अहम योगदान था? तो भाई बहादुर शाह द्वितीय का था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। डैश राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है, यानी जो राजस्व घाटा है ये राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बने? बताइए, 1998 में पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हुए, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और इसके खुद ही अध्यक्ष बने, तो वो कौन थे? तो ममता बनर्जी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, 25 नंबर। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में होने वाला है। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध जी ने जो धर्म चक्र परिवर्तन किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया था? तो सारनाथ से स्टार्ट किया था। सारनाथ कहाँ पर स्थित है भाई? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वाराणसी जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना में शामिल है। बताइए इसमें कितने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं? इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना में शामिल है, तो भाई याद रखिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल हैं। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय सशस्त्र सेना में सर्वोच्च पदक इनमें से कौन सा है? भारतीय सशस्त्र सेना में सर्वोच्च पदक कौन सा है? कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र या शौर्य चक्र? तो साथ ही याद रखिएगा परमवीर चक्र, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। दुश्मनों के सामने बहादुरी दिखाने के लिए ये परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। राजकोषीय नीति के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? राजकोषीय नीति के लिए निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो भाई वित्त मंत्रालय है राजकोषीय नीति के निर्माण के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंची थी? तो 11वीं शताब्दी में किस चोल की सेना ने बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? तो भाई राजेंद्र प्रथम की सेना। ऑप्शन है आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है? भाई पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? यानी जो पूर्व योजना है आयोग अब ये क्या कहलाता है? तो भाई ये नीति आयोग कहलाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। ये किस आयोग की जगह स्थान लिया था? तो योजना आयोग की जगह स्थान लिया था। और ये आपसे पूछता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो साथ ही याद रखिएगा 1950 में हुआ था। जैसे ही 2015 आया तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने इसकी पोजीशन ले लिया था। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? तो वो थॉमस हिक्स थे। बी ऑप्शन यहाँ से सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। नागरिकता अधिनियम 1955 किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है? बताइए नागरिकता अधिनियम 1955 किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित है? तो भाई 26 जनवरी 1950 से संबंधित है। ऑप्शन है आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता ही नहीं ली गई है? तो भाई चीन ऐसा देश है कि इस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। पेट्रा किस अनूठी वास्तुकला विशेषता के लिए जाना जाता है? पेट्रा किस अनूठी वास्तुकला विशेषता के लिए जाना जाता है? तो भाई ये रॉक कट वास्तुकला के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। शिवाजी को छत्रपति के रूप में किस वर्ष ताज पहनाया गया था? शिवाजी को छत्रपति के रूप में किस वर्ष ताज पहनाया गया था? तो साथ ही 1674 में। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में राजनीति के अपराधीकरण अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो भाई भारत में राजनीति के अपराधीकरण अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे तो ओहरा समिति का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि साथी आप जानते हैं कि इस बार रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम 2025 के लिए टोटल 32,438 पद ही आई हैं और इस पे लगभग 1 करोड़ फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं एक सीट पे कितनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है आपको, एक सीट लेने के लिए आपको कितनी जद्दोजहद करने की आवश्यकता होगी। इस बार ये तो कन्फर्म होने वाली कि वैकेंसी तो बढ़ेगी इस पर कल जो डेट आएगी, फैसला जो आएगी दोस्त, उस पर आपको तो पहली बात तो कि रेलवे भर्ती बोर्ड बहुत सख्त होगी एग्ज़ाम डेट को लेकर, इसका जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराएंगे, पूरी तरह से फाइनल सिलेक्शन दिलाएंगे इसमें। फिर उसके बाद साथ ही बहुत सारे रेलवे के एग्ज़ाम भी बाकी है, क्योंकि भाई एएलपी का भी फॉर्म आप 10 अप्रैल से भर सकते हैं, जो कि 18 से 30 वालों भरेंगे, फिर से इसका एग्ज़ाम होगा। तो समझ सकते हैं दोस्त, पहले तो एनटीपीसी, फिर रेलवे ग्रुप डी, उसके बाद फिर से एएलपी। तो भाई इसलिए बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी की। तो आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। ओके दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत के इनमें से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान स्थित है? तो भारत के किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है? ग्रामीण कार्यक्रम इनमें से एक नहीं है। तो देखिए सैगी है, मनरेगा भी है, हृदय नहीं है भाई, हृदय नहीं है ग्रामीण कार्यक्रम। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल हैं? भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और काम शामिल है? तो किस भाग में ऐसा है? तो भाग 14 में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय कौन सा? वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग? तो गैर संवैधानिक निकाय, तो इनमें से राज्य मानवाधिकार आयोग जो कि गैर संवैधानिक निकाय है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो भाई आंध्र प्रदेश का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? कौन सा महाद्वीप 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये अफ्रीका है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। प्रथम एशियाई खेल किस शहर में हुआ था? बताएंगे आप लोग, प्रथम एशियाई खेल किस शहर में हुआ था? कुआलालंपुर में या नई दिल्ली में, टोक्यो में या बीजिंग में? प्रथम एशिया खेल किस शहर में हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? 1951 में हुआ था। ये भी आप वर्ष याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं? तो किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं? तो ये उत्तराखंड राज्य में नहीं पाए गए हैं। गुजरात में पाए गए हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, लेकिन उत्तराखंड में नहीं पाए गए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो इंद्रावती था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है?
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो भाई अनुच्छेद 356 के द्वारा, यानी किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? सहारा मरुस्थल ये कहाँ पर स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 50। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? भाई ये सब भी सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं जीके में, क्योंकि जानते हैं जीके तो बहुत बड़ा है, कहीं से भी सवाल आ सकता है। तो इस बार जो सवाल चाहे जहाँ से पूछे आप देखेंगे, हर एक सवाल आप यदि डेली क्लास लेते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन से जरूर अवगत रहे होंगे, ये तो मेरा आपसे वादा है दोस्त। तो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारत का शांति काल में दिए जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? भारत का शांति काल में दिए जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। ऑप्शन है आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 52। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? भाई स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से क्या जलीय पौधों को तैरने में सहायता करने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करता है? तो क्या जलीय पौधे को तैरने में सहायता करने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करता है? तो भाई एरेंकाइमा करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आप लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। प्लस 1/, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 3 यदि आप गलत करेंगे सवाल तो 1 सही वाले में से जाएगा नंबर, यानी आप 3 गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। देखिए 54, सार्वजनिक क्षेत्र किस पर केंद्रित था? और उसने देश में तीव्र औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई थी, यानी और सार्वजनिक क्षेत्र में जो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कि इस पर केंद्रित था और उसने देश में तीव्र औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई थी। तो भाई याद रखिएगा, भारत में दूसरी जो पंचवर्षीय योजना था जो कि 1956 से शुरू हुआ था, 1961 में जाके खत्म हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 55। कोयले का जलना ये किस अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है? तो कोयले का जलना ये किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो भाई संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है कोयले का जलना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक भारत के किस भाग का प्रमुख डांस है? तो ये उत्तरी भारत का है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 57। पंचायत समिति का गठन कहाँ किया गया है? पंचायत समिति का गठन कहाँ पर किया गया? तो आप जानते हैं पंचायत कहाँ बैठता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। विकास खंड स्तर पर, गांव स्तर पर नहीं, विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया है। यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 58। चांगलो आदिवासी नृत्य ये किस राज्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? भाई चांग नाम ही ऐसा है कि आप स्टेट का नाम बता सकते हैं। तो भाई चांगलो आदिवासी नृत्य ये नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। इनकी भाषा भी चांग चुंग बोलते हैं, ऐसा आप देखे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? भाई पणजी जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तो मांडवी नदी के तट पर स्थित है पणजी। ऑप्शन है आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 60। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताइए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो साथ ही 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था?
राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला जो संस्करण हुआ था ये किस शहर में आयोजित किया गया था? तो भाई एडिनबर्ग में किया गया था। यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसने द लास्ट ऑफ कश्मीर उपन्यास लिखा था? किसने द लास्ट ऑफ कश्मीर उपन्यास लिखा है बताइए? तो राकेश कौल ने लिखा है। ऑप्शन है आपका दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों जैसा कि आरपीएफ का आंसर की भी आ चुका है, आप लोग अपना चेक कर सकते हैं जाकर, जो कि 25 से लेकर 29 मार्च तक रहने वाला है। यानी हर एक एग्ज़ाम का तो केवल 2 दिन रहता है। DGLM पे आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं? DIGIALM डालिए और .com लिख दीजिए गूगल पे, और यहाँ जब जैसे पहला साइट ओपन होगा उस पर क्लिक करके आप जाएंगे तो उसमें आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका पासवर्ड डालना है, बस आप चेक कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो ये ज़रूरी है अपना सभी लोग जितने लोग आरपीएफ का एग्ज़ाम दिए थे कांस्टेबल का, वो अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है। 29 मार्च लास्ट डेट है, इसके बाद आप लोग नहीं चेक करेंगे। देखिए 63, गुप्त शासकों ने किसका जुर्माना लगाया जो एक हल के मालिक के रूप में प्रत्येक किसान द्वारा अदा किया जाने वाला हल कर था? तो गुप्त शासकों ने हलीव कारा का जुर्माना लगाया। हलीव कारा का जुर्माना लगाया जो कि एक हल के मालिक के रूप में प्रत्येक किसान द्वारा अदा किया जाने वाला हल का एक कर था। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 64। चौरी चौरा घटना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? चौरी चौरा घटना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें लॉर्ड रीडिंग थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। द गॉड फादर ऑफ सोल ये किसकी आत्मकथा है जो महानतम गायकों में से एक थे? बताइए, द गॉड फादर ऑफ सोल ये किसकी आत्मकथा है जो कि महानतम गायकों में से एक थे? तो भाई जेम्स ब्राउन का था द गॉड फादर ऑफ सोल। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 66। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? गौतम बुद्ध जी ने जो अपनी समाधि ली थी वो कहाँ पर ली थी? पटना, कुशीनगर, वाराणसी या सारनाथ में? तो भाई कुशीनगर में लिए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? बताइए कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? कहाँ से लेकर कहाँ तक अनुच्छेद है भाई? तो अनुच्छेद 20 और 21 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये किस वर्ष में स्टार्ट की गई थी? तो 1993 में स्टार्ट की गई थी PMRY योजना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा खनिज थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? तो मेरे दोस्त आयोडीन होता है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल को टैग दिया गया था? किस वर्ष में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल को टैग दिया गया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो 1987 में दिया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? मसौदा समिति के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? जैसे सैयद मोहम्मद सादुल्ला तो मसौदा समिति के सदस्य थे, माधवराव भी थे, कृष्णाचारी भी थे, लेकिन सरदार पटेल जी नहीं थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 72। भारत में रयतवारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो मेरे दोस्त भारत में जो रयतवारी प्रणाली थी इसकी शुरुआत किसने की थी? तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे?
बताइए, पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? बांसुरी से, सरोद, सारंगी या गिटार से? तो दोस्त ये सारंगी से संबंध रखते थे। सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 50 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटोनियम का प्रतीक है? भाई प्लूटोनियम का प्रतीक बताइए कौन सा है? Sb का मतलब क्या होता है? एंटीमनी। एंटीमनी, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 51 होता है। पीओ का मतलब क्या होता है भाई? पीओ का मतलब होता है पोलोनियम। पोलोनियम होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है पोलोनियम का? भाई 84 होता है। Sn का मतलब क्या होता है सर जी? टीन होता है। टीन तो आप जानते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 50 होता है। Pu का क्या होता है भाई? प्लूटोनियम, इसी को बोलते हैं प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम का प्रतीक है यानी Pu है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 94 होता है। याद रखेंगे, इससे रिलेटेड एक सवाल जरूर ग्रुप डी के एग्जाम में आते हैं। आपने 2018 और 2022 के सिप्पो का एनालिसिस किया होगा तो एक सवाल जरूर आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? उगादी, पोंगल, वंगाला या सोलुंग? तो इनमें से सोलुंग है जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो भाई ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, 78 नंबर। 1952 ईस्वी में अलग तेलुगु भाषा राज्य की मांग को लेकर 56 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद किसकी मृत्यु हुई थी? बताइए दोस्त, 1952 ईस्वी में अलग तेलुगु भाषा राज्य की मांग को लेकर 56 दिनों तक भूख हड़ताल किए थे, इनके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका नाम क्या है भाई? वो कौन थे? तो श्री राम मुल्ला थे। सी ऑप्शन यहाँ से श्री राम मुल्ला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 79। भारत के किस राज्य में श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर स्थित है? तो साथी भारत के किस राज्य में श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या मणिपुर में? तो स्थित है तमिलनाडु राज्य में। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट 80 क्वेश्चन देखते हैं। 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? एक सवाल जरूर आएगा अधिवेशन से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपके पेपर में। तो 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, त्रिपुरा या नागपुर में? तो भाई नागपुर में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये फाइनली 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब बताइए कि आप सभी का इन 80 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? चलिए फटाफट अपना अपना स्कोर बताएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक सवाल बहुत अच्छी तरीके से याद हुआ होगा प्लस समझ में आया होगा। जैसा प्रश्न आते हैं बिल्कुल वैसा प्रश्न साथी डेली हम क्लास सुबह 8 बजे कर रहे हैं और 11:30 AM पे, शाम को 6 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे। तो इस बार साथी किसी ना किसी वैकेंसी में तो एक सीट लेना है। यदि 2025 में यदि आप नहीं ले पाते हैं तो समझिए दोस्त आपको करीबन 2 से 2.5 या 3 साल भी अब नया वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। ये तो मेरा बात मानिएगा, अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखिए। आप किसी भी जोन में जाते हैं, चाहे कोई भी आप पोस्ट फॉर्म अप्लाई किए, चाहे SSC की तैयारी करें चाहे रेलवे का, तो आप जम के मेहनत कीजिए। कोई भी दिक्कत परेशानी आती तो आप हमसे कहिए, उसका हम हल आपके साथ शेयर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ओके दोस्त, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे मेरे भाई, क्योंकि जब भी क्लास आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्त 11:30 AM पे एक और नया क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय।